नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम सब लोग हिंदी में वर्णमाला टॉपिक पढ़ेंगे जो आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आपकी परीक्षा यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो और एमपी टेट में भी काम आएगा। तो साथियों आइए हमारा वर्णमाला टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक से आपको आपकी परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है आना। एक छोटे से वीडियो में आप 2 नंबर अपना कवर कर सकते हैं जो आपको क्वालिफाई कराने के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला हिंदी व्याकरण से है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने के लिए नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए लिखने के लिए व बोलने के लिए, ठीक है, पढ़ने लिखने व बोलने के नियमों को संग्रह मतलब एक क्रमबद्ध किया जाए, लयबद्ध किया जाए, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। फिर वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुखारबिंद से ध्वनि या आवाज़ निकलती है उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह वर्ण क्या है? एक चिन्ह भी कह सकते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या है? ध्वनि का एक चिन्ह है। फिर वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है? कोई एक भाषा बनती है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा भाषा कितने प्रकार की होती है आप लोग। फिर आइए देखते हैं वर्ण की परिभाषाएं क्या है। वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण के उच्चारित मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। क्या है? वर्ण के उच्चारित मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं। क्या? जो हमारे मुखारबिंद से या जो हम आप सब बोलते हैं उसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। ये शब्द की परिभाषा होगी। शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है जो वर्णों से मिलकर बनती है। जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और यह सार्थक इकाई है भाषा की सबसे छोटी। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई क्या है? वाक्य। जब भाषा की क्या है? सबसे छोटे भाव को क्या व्यक्त करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यह आपको यूपी टेट और एस्टेट की परीक्षा में काम आने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपना नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका विभाजन ना किया जा सके। क्या है? जिसका हम विभाजन ना कर सकें, उसको बांट ना सकें, तोड़ ना सकें, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। जिसका क्षर ना हो, जिसका तोड़ा ना जा सके। खुद अक्षर बोलता आ और क्षर, तो जिसका क्षर ना किया जा सके उसे ही अक्षर कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। क्या है? हिंदी के लिपि का नाम देवनागरी है। ये क्वेश्चन आपका विकल्प में आ सकता है कि हिंदी के लिपि का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा क्या होगा? देवनागरी होगा। जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस रूप में लिखी जाती है उसका नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। हम क्या करते हैं? जिस रूप में वर्ण या अक्षर को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम भी देवनागरी लिपि है। प्रत्येक भाषा को लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। क्या है? प्रत्येक भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। तो आइए क्या है हम देखते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि है। लिपि क्या है? हमारे लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। जैसे का हो गया, खा हो गया, गा घा, इसे क्या है? हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि है। फिर अंग्रेजी भाषा में क्या देखते हैं? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा में क्या है? रोमन लिपि। ये हो गया, बी हो गया, सी डी, यानी ए से जेड तक क्या है? ये अंग्रेजी भाषा में है शब्द हैं।
और ये क्या है, कौन सी लिप के हैं, तो रोमन लिप हैं। उर्दू में क्या है, फ़ारसी लिप। उर्दू में क्या चलती है, फ़ारसी लिप, जो आप समझ सकते हैं। मैं तो उर्दू फ़िलहाल जानता नहीं हूँ। पंजाबी में क्या होता है, गुरमुखी लिप। क्या होता है पंजाबी में, गुरमुखी लिप। फिर वर्णमाला आइए देखते हैं, वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, 52 वर्ण होते हैं। फिर आगे देखते हैं इन 52 वर्ण में क्या स्वर है, कितने व्यंजन क्या है, स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। क्या है, एक स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर क्या है, वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं। क्या है, वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं, या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। मतलब ये क्या है, अपना इनका उच्चारण करने में स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे अन्य वर्ण की उच्चारण में सहायता नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। हो गया, बड़ा, ई, बड़ी, छुटाऊ, पड़ाऊ, रे, ये, आए, वो, आओ। क्या है, ये कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। आइए एक विद्वान हैं, उनके अनुसार, भोलानाथ तिवारी, उनके अनुसार 10 ही स्वर होते हैं। वो क्या है, री को स्वर नहीं मानते। किसको स्वर नहीं मानते, री को स्वर नहीं मानते। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके यूपी टेट की परीक्षा में पूछ सकता है, एक बार शायद पूछा भी है। व्यंजन वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों स्वरों की सहायता लेते हैं। क्या है, वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों या स्वरों की सहायता लेते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे क्या हैं, व्यंजन हैं। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। आइए देखते हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं 39 वर्ण। तो फिलहाल आप मूल व्यंजन 33 ही मान लीजिएगा, और उसको 11 से जोड़ेंगे तो वहाँ से द्विगुण व्यंजन मिला के होता है। तो मूल व्यंजन जो होते हैं 33, बाकी इन 33 व्यंजनों के जो अन्य 6 व्यंजन या 8 व्यंजन हैं आपके, इन्हीं व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, यहाँ मतलब ढा तक का है। 2 डा और ढा क्या है, लास्ट में द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। छत्र, ज्ञा, स्रा, ये सब क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। शा, शा, हा, ये क्या हो जाता है, उष्ण व्यंजन। यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। बाकी माँ तक का आपका क्या हो जाएगा, अस्पर्श व्यंजन। आइए इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अयोगवाह भी है क्या, अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या है, जिनमें हम स्वर और व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनको ना तो हम स्वर में शामिल कर सकते हैं और ना ही व्यंजन में। इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्णों की संख्या क्या है, 2। कौन कौन से, अंग और आह। कौन है, अंग और आह। अंग को क्या कहा जाता है, अनुसार भी बोला जाता है। अंग को अनुसार भी कहा जाता है। क्या है, अंग को अनुसार भी कहा जाता है। अंग को क्या है, अनुसार कहा जाता है। आह को विसर्ग कहा जाता है। फिर आते हैं स्वर के कितने भेद, 3 भेद। स्वर के कितने भेद, 3 भेद। एक उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम स्वर के भेद जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। क्या है, तो स्वर के भेद जो है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या बनावट। उत्पत्ति कहिए या व्युत्पत्ति कहिए या बनावट या निर्माण, बात एक ही है। सबके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक मूल स्वर होता है। कौन सा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या है, मूल स्वर
होता है। तो आइए मूल स्वर देखते हैं क्या है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। सभी स्वरों के आधार स्वर जिससे अन्य स्वर बनते हैं को ही मूल स्वर कहते हैं। यानी क्या है, सभी स्वरों के आधार स्वर जिनसे केवल कोई स्वर ना बने, से आपका 4 हो गए। कौन कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। बाकी अन्य स्वर जो आपके साथ हैं वो इन्हीं 4 के सहयोग से बनते हैं। किसके सहयोग से? इन्हीं के सहयोग से। तो क्या है, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, जो इनके सहयोग से बनते हैं। और इनके सहयोग, ये जो है किसी के सहयोग से नहीं बनते, यानी खुद बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो क्या है, इनको मूल स्वर कहा जाता है। आइए दीर्घ स्वर कहते हैं, देखते हैं क्या है। दीर्घ स्वर जो है आपका, एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसका बड़ा दीर्घ रूप बनता है। क्या है, एक ही मूल स्वर को 2 बार अगर हम जोड़ दें तो क्या है, उसका दीर्घ रूप बनता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है जानते हैं आप? 7। तो कौन कौन से? आ और आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। छोटी ई, छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। री की मिलकर क्या बनेगा? बड़ी री। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, 3 और बनेंगे, वो, औ और ये आए। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएंगे। तो आप वहाँ से छोटा आ और छोटा ओ मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनेंगे। छोटा आ और ओ मिलके बनेगा ओ बनेगा। तो रुकिए मैं आपको समझा ही देता हूँ इसको। छोटा आ, छोटा ओ मिलके क्या बनेंगे? बराबर ओ बन जाएगा। ठीक, और छोटा आ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? आपका औ बन जाएगा। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये 2 हो गया। इसके बाद में आय की बात है, तो छोटा आ और धन छोटी ई, तो क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये। और आय कैसे बनेगा? छोटा आ और धन ये, तो क्या बन जाएगा? आय। ठीक है, तो ये आपके 7 स्वर हो गए। इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को ही क्या बोलते हैं हम? जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़े होते हैं, जिसको जो दीर्घ स्वर को ही 2 भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं दीर्घ स्वर को। क्या है, एक समान दीर्घ स्वर, एक संयुक्त दीर्घ स्वर। तो समान दीर्घ स्वर जो समान स्वर से मिलकर बने होते हैं, और संयुक्त दीर्घ स्वर जो असमान से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया, छोटा आ बड़ा मिलके क्या बनेंगे? छोटी ई बड़ी बनेंगे, और मिलके क्या? आई बनेंगे। वो आई बनेगा, वो आओ, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद फिर से देख लीजिए, क्या? छोटा आ या बड़ा आ, और किसको जोड़ें? ई और बड़ी ई। इन दोनों में से चाहे छोटा आ और छोटी ई को जोड़िए, चाहे छोटा आ बड़ी को जोड़िए, चाहे बड़ा आ छोटी को जोड़िए, चाहे बड़ा आ बड़ी को जोड़िए, क्या बनेगा? इनके संयोग से ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। फिर छोटा आ ये जोड़िए, चाहे बड़ा आ ये जोड़िए, चाहे छोटा आ आई जोड़िए, चाहे बड़ा आ आई जोड़िए, क्या बनेगा? इनका आय बनेगा। इसी ठीक प्रकार आ और ऊ मिलके ओ बनेगा। बड़ा आ और छोटा ओ मिलके ओ बनेगा। बड़ा आ बड़ा ओ मिलके बनेगा क्या? ओ बनेगा। इसी प्रकार ये भी बन जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्या? मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। क्या है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी स्वर के भेद कितने हैं? 3 स्वर होते हैं। कितने? 3 स्वर होते हैं। एक हर्ष हो गया आपका, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हम कम समय लगाते हैं। क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में हम कम समय लगाते हैं उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये कितने हो गए? 4 स्वर हो गए। तो हर्ष स्वर आपने देखा कितने? 4 स्वर हो गए। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय ले, यानी हर्ष स्वर जो आपका है उससे ज़्यादा समय लगे, उससे दोगुना समय लगे, तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो इसमें क्या आपका इनकी संख्या कितनी होती है? 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ। क्या है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ। इसमें क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। फिर आगे देखते हैं प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर की संख्या क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगे उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, अल्प समय, और दीर्घ स्वर में क्या है? ह्रस्व स्वर के उच्चारण से ज़्यादा समय लगता है, यानी दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी उच्चारण से ज़्यादा समय लगता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। हिंदी में कितने प्लुत स्वर होते हैं? 8 प्लुत स्वर होते हैं। बाकायदा इनकी गणना हिंदी में होती है और प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे इसके ऊपर 3 मात्रा का प्रयोग लगते हैं। देखते हैं बड़ा के पीछे भी 3 लिखा है हिंदी में, क्या बड़ी के बाद भी 3 लिखा है, तो इसका उच्चारण में ज़्यादा देर तक समय लगता है। जैसे बोलते हैं आ, ई, ऊ, रि, आए, आए, ओ, आओ, ऐसे बोलते हैं ना, काफ़ी देर समय लगाते हैं। जैसे किसी को बुलाया जाता है गांव में तो कहा जाता है हे रे हियाँ और ऐसे, मतलब चिल्लाते हैं गांव में। ऐसा कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी संस्कृत के मंत्रोच्चारण में भी किया जाता है इनका प्रयोग। क्या है? संस्कृत के मंत्र उच्चारण में किया जाता है। जैसे बोलते ओम भूर्भुवः स्वः, तो क्या है? ज़्यादा समय लगते हैं इनके उच्चारण में। फिर आते हैं जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। क्या है? जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद क्या है? जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अग्र स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा आगे भाग को आती है। ई, रि, आए होता है। मध्य में आ, पश्व आ, ओ, आओ, मतलब पीछे भाग को स्पर्श करती है, पीछे जाती है। पश्च भाग क्या है? जो पीछे होता है, ये देख सकते हैं आप बना हुआ फिगर में। मध्य भाग बीच में होता है, अग्र भाग आगे। तो मध्य स्वर में आप जैसे उच्चारण करेंगे आ बोलेंगे तो कहाँ से निकलता है? बीच से, बिल्कुल बीच वाले भाग से आ निकलता है। हमको अग्र भाग से क्या बोलना है? ई बोलना है, तो आगे की तरफ बोलते हैं ई, बड़ी, री, आए, वो, तो पीछे चला गया, फिर तुरंत वो बोला मैंने, फिर क्या है? आय हो जाएगा। फिर पश्च भाग में क्या हो जाएगा? बड़ा, वो, आओ, ऊ, बड़ाऊ। इधर क्या हो गया? जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं। ये आपने देखा क्या? जीवा की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी आप कह सकते हैं स्वर के 3 भाग हैं, चाहे जीवा की स्थिति के आधार पर, चाहे उच्चारण की स्थिति के आधार पर, ठीक, चाहे मात्रा की स्थिति के आधार पर। फिर आते हैं, बात होती व्यंजन की। तो आपने स्वर देखा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी दोस्तों को हेल्प हो सके। जो कोचिंग नहीं कर सकते वो अपना ऑनलाइन ही पढ़ लें, जो कि निःशुल्क मिलता है आपको क्लास यूट्यूब पे। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। किसके? स्वरों के सहारे या उनकी सहायता से करते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हम क्या है? बिना स्वर के सहायता से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन व्यंजन का जो है लिखित रूप में हम लिख सकते हैं। व्यंजन को लिख सकते हैं जिसमें स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे? नीचे जैसे ये हलन लगा हुआ, क्या हलन लगा हुआ, ऐसे लगा देंगे तो क्या है? ये केवल व्यंजन रहता है, इसमें स्वर हट जाता है। और जैसे का लिखा, हमने का बोला और का लिखा भी, तो इसमें क्या है? क्या आ की ध्वनि पीछे छुपी हुई है। का, बा, खा, आ की ध्वनि ऑटोमेटिक ही आ जा रही है। तो क्या है? इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण बिना उसके नहीं कर सकते हैं। ओ भैया, तो हम क्या देखते हैं? जो है व्यंजन। व्यंजन का हम उच्चारण जो है बिना स्वर के सहायता से नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते का है, का क्या लिखा है? का में उच्चारण जब करेंगे हम तो क्या है? का के पीछे आ की ध्वनि छिपी रही है। जैसे बोलिए का, तो खा, गा, आ की ध्वनि ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकल रही है। लेकिन हम इसका
जो है इसको हम लिख सकते हैं, क्या है, जिसमें स्वर की सहायता नहीं पड़ेगी। लेकिन नीचे क्या करना पड़ेगा, हलन लगाना पड़ेगा, और आ बाद में लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बा भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी सभी व्यंजन को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जो भी है, स्वर के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बिना स्वर वाले व्यंजनों में जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल लगाते हैं, नीचे एक निशान ऐसे खींच देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हल कहा जाता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधा व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये किसी वर्ण के नीचे लगता है तो वह पूरा व्यंजन बन जाता है। जैसे का है क्या, अक्षर क्या है, व्यंजन, जिसका उच्चारण संभव है, लेकिन कब, स्वर और व्यंजन जो है, व्यंजन वर्ण दोनों मिला हो, का और आ दोनों हो, तब इसको हम उच्चारण कर सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, का व्यंजन वर्ण हो जाएगा, आ क्या है, स्वर्ण वर्ण। हल लगा हुआ वर्ण को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। हल है, का लगा हुआ वर्ण हलंत कहलाता है। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39, लेकिन मूल कितने होते हैं, 33। इसको आप ध्यान रखिएगा, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33, वैसे 39, और क्या है, अयोग वाह के 2 होते हैं, क्या, अंग और आ, कुल मिला के 52 वर्ण, जिससे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, कितने, स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उस व्यंजन, ये आपके मूल व्यंजन होते हैं। बाकी जो ये आपके 6 और हैं, क्या है, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, जो क्या है, मूल व्यंजन से ही मिलके बने होते हैं। किससे, मूल व्यंजन से ही मिलके बने होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन की ही सहायता से ये लोग बने होते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, जिसे ही हमने भी बताया मूल होते हैं। क्या है, जो का से हा तक मानी गई है, जो का से मा तक को स्पर्श व्यंजन, या रा अलावा को जो 4 है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, शा शा हा 4 जो होते हैं उस व्यंजन होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न होता है, जैसे क्या है, का की, को कृ, के, कै, को, कौ, कं, काह होता है। ये सब क्या है, आपके स्वर भी हैं। क्या है, जो का लिखते हैं उसमें आ, छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है, का बोलते हैं बड़ा ध्वनि, की में ई स्वर छिपा रहता है, कु में छोटा ऊ, क्री में री ध्वनि छिपी रहती है, के में ए की ध्वनि, कै में भी ऐ की अ स्वर छिपा रहता है आपका, को में ओ स्वर, कौ में औ स्वर में छिपा रहता है। तो आपने देखा क्या, का में आ स्वर, का में बड़ा स्वर, की में ई स्वर छिपे रहते हैं। फिर आते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कितनी, 25 होती है। का वर्ग इसे कहा जाता है। क्या है, का वर्ग। का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का खा गा घा अंगा। कितना, का खा गा घा अंगा, इनको क्या बोलते हैं, का वर्ग बोलते हैं। चा छा जा झइया, इसको क्या बोलते हैं, चा वर्ग। क्या बोलेंगे, चा वर्ग। टा ठा डा ढाड़ा, इसको क्या बोलते हैं, टावर। क्या बोलते हैं, टावर। टा ठा डा ढा आड़ा, टावर हो गया। ता था दा धा ना, क्या है, तावड़ हो गया। क्या है, ता था दा धा ना, तावड़ हो गया। पा फा बा भा मा, क्या हो जाएगा, ये पावर्ग। पा फा बा भा मा क्या हो जाएगा, पावर्ग। फिर इसके बाद में 4 होते हैं, क्या, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, या रा लावा, या रा लावा, ये क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद में आपके 4 कौन बचे, शा शा हा, क्या है, ये होते हैं उस व्यंजन। क्या होते हैं, उस व्यंजन। इनको 4 होते हैं, सा सा हा। जैसे आप इनका उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण में अपने हाथ को अपने मुंह के पास, जीभा के पास लाइए और बोलिए शा शा हा, तब एक उष्मा निकलती है। क्या है, उष्मा निकलती, गर्म हवा निकलती। इसी के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, उस व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, हमारी जीभा अंदर की ओर मुड़ती, या रा ला वा, मतलब वर्ण निकलता है। जैसे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। और संयुक्त व्यंजन क्या है, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से, छात्रज्ञ स्रा, छत्रज्ञ और स्रा, ये 4 होते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मूल व्यंजन से ही मिलके आते हैं तो बनते हैं। और द्विगुण व्यंजन भी कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन
आपके दो हैं, कितना, दो, डा और ढा, कितने, डा और ढा होते हैं। ये आपका द्विगुण व्यंजन हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं अस्पष्ट व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है या उदित व्यंजन भी कहा जाता है। इनको आपने देखा ही, और इनके उच्चारण स्थान क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आइए उच्चारण स्थान देखते हैं। का वर्ग क्या है, का वर्ग की ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। किससे बोली जाती हैं, का वर्ग की ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। च वर्ग के उच्चारण स्थान तालब से होते हैं। नहीं, का वर्ग में क्या करेंगे हम, का खा गा घा अंगा, इनका उच्चारण स्थान करेंगे। तो आपने कंठ पे हाथ रखिए, उंगली रखिए, बोलेंगे का खा, तो एक वहाँ से ध्वनि निकलती, वाइब्रेट करता है। ऐसे क्या करेंगे, चा वर्ग, चा वर्ग के उच्चारण में हमारी जीभा हमारे तालु को स्पर्श करती है, यानी चा, छा, जा, झा, या, चा छा जा झा या, इन 5 वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभा हमारे तालु को छूती है, स्पर्श करती है। फिर टा वर्ग, टा वर्ग में हमारी जीभा क्या है, मूर्धन को स्पर्श करती है। बोलिए टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, क्या है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो क्या है आपका, ये मूर्धन को हो जाएगा। फिर नाव, ता वर्ग, क्या है, ता वर्ग में हमारी जीभा, ता वर्ग के उच्चारण में हमारी जीभा किसको स्पर्श करती है, दंत को, यानी दांत को। ता, बोलिए था, दा, धा, ना, तो यानी इनके उच्चारण में चहता हूँ, चहदा हूँ, धा, ना, इनके उच्चारण में हमारी जीभा किसको स्पर्श करती है, हमारे दांत को, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या कर सकते हैं, दंत होता है। फिर पा वर्ग की ध्वनियाँ क्या होती हैं, पा वर्ग की ध्वनियाँ, पा, बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग में कितने वर्ण, 5 वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ग कितने हो गए आपके, 25 वर्ण जो है स्पष्ट व्यंजन हो गए। और पा वर्ग में उच्चारण स्थान में चाहे पा हो, चाहे फा, बा, भा, मा, इनके उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4, या, रा, ला, वा, क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। विशेष रूप से या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। किसको, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। और रा को पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्या है, रा को पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या, पार्श्विक, सॉरी माफ़ कीजिए, ला को क्या, ला को बोलते हैं क्या, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और रा को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या है, रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और या और वा क्या है, अर्धस्वर क्या है, या और वा अर्धस्वर हो जाएगा। ला आपका पार्श्विक व्यंजन, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होता है। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन वर्णों को उच्चारण करते समय आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाएंगे और उच्चारण करेंगे तो एक ऊष्मा निकलेगी, हवा निकलती है। वो क्या, हवा गर्म रहती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन। और इसमें वायु घर्षण करती हुई निकलती है। क्या है, वायु घर्षण करती हुई निकलती है, रगड़ खा के। जैसे बोलिए शा, शा, हा, एक रगड़ खा के निकलती है। तो क्या है, सा, सा, शा, हा, ये क्या है, उष्म व्यंजन। हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। क्या है, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, तो क्या है, मिलके क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। क्या है, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलके क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं क्या हैं और किन स्वरों से मिलकर बने। छा, जैसे छा है तो आधा का होगा और शा क्या है, शांदंत्य शा, तो क्या है, इनके उच्चारण कहाँ से होगा, का और शा से मिलकर क्या बनते हैं, छा बनते हैं। क्या बनते हैं, छा। और छा कौन सा, छत्रे वाला छा। फिर त्रा, क्या है, त्रा में आधा ता रहेगा और रा पूरा रहेगा। क्या, आधा ता और पूरा रा। ठीक, आधा ता कैसे लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत, जो ऐसे निशान लगाते हैं
इस निशान को क्या कहा जाता है, हलंत कहा जाता है। फिर क्या बनाएंगे, ता आधा और रा मिलकर त्रा बन जाता है। फिर ज्ञा से ज्ञानी बाबा, ज्ञा जो है जा आधा और इया मिलकर क्या है, आधा ज्या और इया मिलकर ज्ञा बनाते हैं। श्राव क्या होता है, सा और रा मिलके श्रा बनते हैं। ठीक, तो आपका ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, छा त्रा ज्ञा श्रा, ये सब क्या हो गए आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। फिर आते हैं हम द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो साथियों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी ये आपके लिए चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, हिंदी अगर उस परीक्षा में आती है और वर्णमाला टॉपिक आता है तो वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में, फिक्स है। फिर क्या है द्विगुण व्यंजन, क्या है द्विगुण व्यंजन, जिसको उच्छिद व्यंजन या उपसृत व्यंजन भी बोलते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ को झटके से ऊपर उठाया जाए। क्या है, जीभ को झटका देकर ऊपर उठाया जाए, क्या बोलते हैं उसको, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जिनके उच्चारण में हम जीभ को झटके से ऊपर उठाते हैं, से क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। डा ढा, डा ढा, खुद बोलिएगा तो एक बार लगेगा कि झटके से जीभ ऊपर जा रही, डा ढा, तो क्या है उच्छिद व्यंजन या उपसृत व्यंजन हो गया। फिर आगे है द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, बल्कि मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं। द्विगुण व्यंजन जो है कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, बल्कि क्या है मध्य में आते हैं या अंत में। मेढक हो गया आपका, सड़क हो गया, क्या मेढक और सड़क। हिंदी में कुल वर्ण क्या है 52 होते हैं, एक संक्षेप में रिवीजन करते हैं। क्या है हिंदी में कुल वर्ण 52 हो गए, जिसमें स्वर 11 होते हैं, अयोगवाद 2, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस व्यंजन 4 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊष् व्यंजन हो जाना चाहिए, एक गलत हो गया। हाँ साथियों माफ़ी चाहते हैं, ऊष् व्यंजन, तो उस व्यंजन की संख्या कितनी हो गई 4। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। तो आपने देखा टोटल, और द्विगुण व्यंजन 2, तो इससे क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन टोटल व्यंजन कितने हो गए आपके, जोड़ सकते हैं, स्वर 11 हो गए, अयोगवाद 2, 11 2 13, फिर 25 कितने क्या हो जाएगा अस्पंजन, अस्पश व्यंजन, तो 13 और 25 38 हो गया। उसके बाद अंतस व्यंजनों की संख्या क्या हो गई 4, 42 हो गया। और क्या बोलते हैं उस व्यंजन, उस व्यंजन क्या हो गया 4, 42 4 46, और संयुक्त व्यंजन 4 50। फिर द्विगुण व्यंजन लास्ट में और 2 हो गए, जो डा और ढा होते हैं। ये से मिला के कितना वर्ड हो गए 52 वर्ड। तो साथियों आज का सेशन फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग एक बार हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको जो भी लगा अच्छा लगा या बुरा लगा उसको ज़रूर हमको अवगत कराएं। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको ज़रूर बताइए, जिससे कमियां सुधारी जा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।